नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रथम बौद्ध संगीति हमने पढ़ी। अ, अब आज हम द्वितीय बौद्ध संगीति, फिर तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति पढ़ के और ये जो बौद्ध संगीतियों वाला टॉपिक है उसको आज हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। बौद्ध संगीतियों से सवाल अक्सर पूछा जाता है, छोटी एग्जामों में तो बहुत बार सवाल पूछा गया है और बड़ी एग्जामों में भी बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीतियाँ देंगे, एक साइड उनके स्थान देंगे कि मिलान कीजिए, या चारों बौद्ध संगीतियाँ देंगे उनके अध्यक्ष पूछेंगे, चारों बौद्ध संगीतियाँ देंगे उनके संरक्षक पूछेंगे, चारों बौद्ध संगीतियाँ देंगे उनका समय पूछेंगे, स्थान पूछेंगे। तो इस प्रकार से मिलान करने के सवाल यहाँ से अक्सर पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि अगला जो सवाल होगा आरपीएससी जो पूछेगी वो सवाल ये पूछेगी कि दूसरी बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ, या दूसरी बौद्ध संगीति के परिणामों को लेकर सवाल पूछेगी, तृतीय बौद्ध संगीति के परिणामों को लेकर पूछेगी, या कारणों को लेकर पूछेगी। कहने का मतलब आगे जो सवाल आएगा मुझे ये लगता है कि कारण और परिणामों से सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हमको पूरा 360 डिग्री अध्ययन करना होगा ताकि सवाल जो पिछला जो सवाल आ रहा था, जो ट्रेंड में था, वही सवाल पूछे, वो भी गलत ना हो, और यदि सवाल नया बन के आए तो वो भी गलत ना हो। इस प्रकार से हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए चारों बौद्ध संगीतियों को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, मैं भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। आप यकीन मानना, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाने देंगे हम। जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ लिया उस टॉपिक से तो सवाल बाहर जाने की संभावना लगभग न के बराबर रहेगी, और यदि बाहर जाता भी है तो ये यकीन मानना कि अन्य स्टूडेंट जो अपने यहाँ से नहीं जुड़े हैं उनसे भी वो सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि या होगा तो तुक्के से होगा, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो है किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ बस। ठीक है, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके पढ़ने के बावजूद भी आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले इसको पढ़ो उसके बाद अन्य मैटर। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगीति है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो ये देखिए विद्यार्थियों, द्वितीय बौद्ध संगीति आखिर हम यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं कि कारण क्या था, द्वितीय बौद्ध संगीति का कारण क्या था, क्यों हुई थी ये द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि विनय के जो 10 नियम चल रहे थे बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में, उन 10 नियमों को लेकर और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दरअसल हुआ ये था कि बौद्ध भिक्षु जो थे उनके मध्य में दो गुट बन चुके थे एक तरीके से। कैसे कि कुछ भिक्षु तो ऐसे थे जो विनय के जो 10 नियम थे उनमें परिवर्तन चाहते थे समय के अनुसार, और कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो बौद्ध संघ के जो 10 नियम थे विनय के, उन नियमों को यथावत स्वीकार करना चाहते थे, जैसे थे वैसे ही स्वीकार करना चाहते थे। यहाँ पे रौड़ा अटका, यहाँ पे दोनों के बीच कंट्रोवर्सी पैदा हुई और इन 10 नियमों को लेकर दोनों जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उनके मध्य में एक दरार पैदा हुई और उसके चलते ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, लेकिन वो दरार ना मिट पाई और अंततः बौद्ध संघ का विभाजन हुआ। अर्थात द्वितीय बौद्ध संगीति का जो परिणाम हुआ वो बौद्ध संघ के विभाजन के रूप में सामने आया। दरअसल जो पूर्वी भिक्षु थे, है ना, पूर्वी भारत के भिक्षु, वो ये चाहते थे, पूर्वी भिक्षु ये चाहते थे कि विनय के नियमों में और परिवर्तन किया जाए, और ये सर्वकामी जो बौद्ध भिक्षु थे, सर्वकामी, उनके नेतृत्व में और अन्य सारे भिक्षु इस बात पर अड़े हुए थे, परिवर्तन चाहते थे। और पश्चिमी जो भिक्षु थे, पश्चिमी भिक्षु जो थे वो यश और रेवतर नामक भिक्षुओं के नेतृत्व में और बौद्ध संघ का नेतृत्व कर रहे थे,
और वो चाहते थे कि जो विनय के 10 नियम हैं वो यथावत रहें, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। अब इस विषय को लेकर बौद्ध संगीति बुलानी पड़ी और आखिरकार बौद्ध संघ के विभाजन के रूप में इस संगीति का परिणाम देखने को मिला। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पे यही लिखेंगे, है ना। तो हम कारण लिखते हैं कि विनय के 10 नियमों को लेकर जो बौद्ध संघ थे, पूर्वी भिक्षु, और पूर्वी भिक्षु जो थे वो वैशाली और पाटलिपुत्र के जो भिक्षु थे वो पूर्वी भिक्षु कहलाए, और पश्चिमी भिक्षुओं में हमारे कौशाम्बी और उज्जैनी, है ना, कौशाम्बी है, उज्जैनी है, और क्या नाम से कौशाम्बी, उज्जैनी, इधर के जो थे, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे समझाना चाहूँ, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो इधर इधर पड़ते हैं हमारे वैशाली, है ना, वैशाली इधर पड़ता है, वैशाली है, और यहाँ पे आ जाएगा मान लो पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र। तो ये तो थे हमारे पूर्वी भिक्षु, है ना, पूर्वी भारत में आने वाले भिक्षु, है ना, पूर्वी भिक्षु, ठीक है, पूर्वी भिक्षु। और इधर वाले जो क्षेत्र थे, है ना, जिसमें उज्जैनी वगैरह सब आ जाएंगे, है ना। उज्जैनी मध्य प्रदेश में आता है, वैसे एमपी में उज्जैनी थोड़ा और हम इसको इस विस्तार से दें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह आ जाएगा, है ना। उज्जैनी है, कौशाम्बी है, यहाँ के जो भिक्षु थे वो थे पश्चिमी भिक्षु, है ना, उज्जैनी, कौशाम्बी वगैरह, है ना। तो उज्जैनी, कौशाम्बी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कहलाएंगे पश्चिमी भिक्षु, ठीक है, पश्चिमी भिक्षु। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इनको जो नेतृत्व मिला वो सर्वकामी का मिला। किसका मिला? सर्वकामी का नेतृत्व मिला, है ना, सर्वकामी का नेतृत्व मिला। इनमें यश व रेवतक नामक भिक्षु थे, उनका नेतृत्व मिला, भिक्षुओं का नेतृत्व मिला, है ना, भिक्षुओं का नेतृत्व मिला, ठीक है। यश व रेवतक नामक भिक्षुओं का नेतृत्व इनको मिला, और ये सर्वगामी के नेतृत्व में हुए, ठीक है। ये विनय के नियमों में परिवर्तन चाहते थे, है ना, विनय के नियमों में ये क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे, है ना, ये परिवर्तन चाहते थे, ठीक है, ये तो परिवर्तन चाहते थे। और ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। इस प्रकार से दोनों के मध्य में एक विभाजन हुआ, ये महासांगिक कहलाए, ये स्थविर कहलाए, ठीक है। बस इतना ही सही था इसमें, आप इसको जो है सीधा यहाँ से भी एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार दो, चलो अपन यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, आपको पूरी बात समझ में आई गई। स्थान अपन यहाँ पे लिख ही देंगे, स्थान यहाँ पे लिख देंगे, अध्यक्ष कौन था, किस समय हुई, किस संरक्षण में हुई, वो सारी बात हम लिख देंगे। और कारण भी आपको यहाँ पे पता चल गया कि कारण ये हो गया कि परिवर्तन चाहते थे, और मतलब ये परिवर्तन चाहते थे, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, है ना, विनय के नियमों में परिवर्तन को लेकर। कारण में मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि विनय के नियमों में परिवर्तन को लेकर, है ना, विनय के नियमों में परिवर्तन को लेकर, ठीक है। अब क्या परिवर्तन को लेकर क्या विवाद था, ये विवाद आपके सामने मैंने लिख ही दिया, है ना, यहाँ पे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्थान वगैरह लिख देता हूँ कि यह बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो वैशाली में आयोजित हुई, बालूकाराम बिहार में, ठीक है। 383 बीसी में इसका आयोजन हुआ, है ना, 383 बीसी में इसका आयोजन हुआ। और सॉरी, शैशुनाग वंश के जो कालाशोक थे, कालाशोक, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। कालाशोक ने इसको संरक्षण प्रदान किया। और सर्वकामी या सब्बकामी भी नाम मिलता है, उसने इसकी जो है अध्यक्षता की थी, और करीब 700 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। तो इसको जो है सप्तसती का भी कहा जाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में देखो क्या क्या बातें हैं। देखो सबसे पहले तो मैं लिखूं समय, है ना। समय, समय क्या था कि ये कब आयोजित हुई, तो समय यहाँ पे लिखूंगा मैं 383 BC में, ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। और शैशुनाग वंश के समय हुई थी ये ना, शैशुनाग वंश, ठीक है, शैशुनाग वंश के समय हुई थी। अच्छा, संरक्षक कौन थे? संरक्षक की बात करें तो संरक्षक थे कालाशोक, है ना, कालाशोक। ये शैशुनाग वंश का ही था, ठीक है, शैशुनाग वंश का ही था कालाशोक, शैशुनाग वंश, ठीक है। स्थान की बात करें तो स्थान हो जाएगा ये हमारे सॉरी वैशाली के बालूकाराम विहार में, है ना, वैशाली के बालूका राम विहार में, है ना, वैशाली के बालूकाराम विहार में ये आयोजित हुई, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की सर्वकामी ने, सर्वकामी या सब्बकामी ने की। अध्यक्षता सर्वकामी या सब्बकामी ने की। आनंद के शिष्य थे ये ना, सॉरी, आनंद के शिष्य थे, ठीक है, आनंद के शिष्य थे। और क्या बचा, सॉरी, अध्यक्षता हो गई, स्थान हो गया, समय हो गया, और इसमें जो है कुल भिक्षु जो आए, कुल भिक्षु, कुल भिक्षु आए थे 700, है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? सप्तशती का भी कहा गया, है ना, क्या कहा गया? सप्तशती का भी कहा गया, ठीक है, इसको सप्तशती का भी कहा गया, ठीक है। तो आपको ये बढ़िया तरीके से याद रखना है कब कहाँ हुई थी और किस प्रकार से क्या हुआ, ठीक है। और अब इसका घटनाक्रम लिखने की आवश्यकता नहीं है, घटनाक्रम में वही बात है कि ये जो विनय के 10 नियम थे, इन नियमों को यश और रेवतक ने सब्बकामी से पूछा। 10 जो नियम थे, उन 10 नियमों से संबंधित 10 सवाल किए, है ना। किसने किए? यश व रेवतक ने सर्वकामी से किए। सर्वकामी उन नियमों का, उन 10 प्रश्नों का और सफलतापूर्वक जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, नहीं दे पाए। तो सर्वकामी ने फिर जो है एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, जिसमें 10 नियम थे, ठीक है, 10 नियमों का एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को यश व रेवतक के नेतृत्व में जो भिक्षु बैठे थे, पश्चिमी भिक्षु, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार किया। तो उसके बाद फिर सर्वकामी के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन हुआ, और सर्वकामी के नेतृत्व में उप समिति का जो गठन हुआ था, उस उप समिति ने उन 10 नियमों को जो सर्वकामी ने प्रस्तुत किए थे, हूबहू ऐसे कैसे स्वीकार करके और पुनः प्रस्तुत किया, जिनको वापस इन पश्चिमी भिक्षुओं ने स्वीकार कर दिया, जबकि इन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब वही है कि 10 विनय के जो 10 नियम थे, उन 10 नियमों में को लेकर और दोनों पक्षों में नहीं बनी, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये परिवर्तन चाहते थे, इस वजह से और बौद्ध संघ का विभाजन हो गया, और आगे चलकर जो बौद्ध संघ है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको तो सर्वकामी का नेतृत्व मिला, इनको यश व रेवतक का नेतृत्व मिला, और ये जो लोग थे ये महाकश्यप के महाकश्यप के अनुयायी थे एक तरीके से, ठीक है। और ये जो थे ये महासांगिक कहलाए, क्योंकि बाद में इन्होंने वैशाली में एक अलग से सभा की, वैशाली में इन्होंने महासंगीति एक महासभा का आयोजन किया सर्वकामी के नेतृत्व में, और उन 10 नियमों में परिवर्तन करके उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये महासांगिक कहलाए, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये वैशाली में एक महासभा करते हैं, एक महासभा का आयोजन करते हैं, इसलिए ये
महासांगिक कहलाए, महासांगिक, महासांगिक कहलाए, है ना। ये क्या कहलाए, महासांगिक कहलाए। और ये स्थविर कहलाए, ये स्थविर कहलाए, ये स्थविर कहलाए। ये महासांगिक ही आगे चलकर महायानी कहलाएंगे, है ना। ये आगे चलकर महायानी कहलाए, है ना। ये आगे चलकर, ये आगे चलकर महायानी कहलाए, महायानी कहलाए, ठीक है। ये आगे चलकर सॉरी महायानी कहलाए। अभी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये महायान और हीनयान अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। ये आगे चलकर महायानी कहलाए, जबकि ये आगे चलकर हीनयानी कहलाए, है ना। ये हीनयानी कहलाए, ये हीनयानी आगे चलकर, है ना। ये ध्यान रखना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आगे चलकर, आगे चलकर हीनयानी कहलाए, ठीक है। ये हीनयानी कहलाए, ये बात अलग अलग ध्यान रखना। और सॉरी इनका जो प्रमुख स्थान था वो मगध बना, है ना। मगध और जो है सॉरी सरुकामी है, क्षुद्र शोभित है, इनको इनका नेतृत्व मिला, है ना। इनका जो प्रमुख स्थान था मगध, मगध इनका प्रमुख स्थान बना या केंद्र बना, मगध इनका केंद्र बना, मगध इनका केंद्र बना। वे इनको सर्वकामी क्षुद्र शोभित का नेतृत्व मिला, का नेतृत्व मिला। आगे इनको जो है सर्वकामी क्षुद्र शोभित का नेतृत्व मिला, ठीक है। जबकि इनके जो प्रमुख केंद्र बने थे, इनके प्रमुख केंद्रों में मैं बात करूं आपको तो अभी तो इनके केंद्र में उज्जैनी, कौशाम्बी वगैरह थे ही थे। और आगे चल के कश्मीर इनका प्रमुख केंद्र बनेगा, है ना। आगे चल के इनका कश्मीर इनका प्रमुख केंद्र बनेगा, ठीक है। तो इनके प्रमुख केंद्र में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रमुख केंद्र जो है कश्मीर बना, सॉरी कश्मीर बना, ठीक है। इनका प्रमुख केंद्र कश्मीर बना, ठीक है। ये तो थे ही थे, उज्जैनी कौशाम्बी तो थे ही थे। आगे इनका जो प्रमुख केंद्र जो है कश्मीर बना। तो इस प्रकार से जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति का परिणाम हमको नजर आता है बौद्ध संघ के विभाजन के रूप में, ठीक है। और ये कैसा विभाजन है, अभी स्थविर और महासांगिक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, स्थविर और महासांगिक ये शब्द पूछते हैं, है ना। स्थविरों को थेर भी बोलते हैं, थेर, है ना, थेर, थेर या विभज्यवादी, है ना। और ये थे अविभज्यवादी, है ना। इनको ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थेर या थेर व विभज्यवादी, थेर व विभज्यवादी भी कहा जाता है। इनको थेर व विभज्यवादी भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इन महासांगिकों को सर्वस्तिवादी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, सर्वस्तिवादी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनको सर्वस्तिवादी कहा जाता है, इनको सर्वस्तिवादी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति का जो मामला था वो यहाँ पे पूरा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध संगीति में आपको इनको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ये जो विभाजन है इसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, किस प्रकार से ये विभाजन हुआ, किन बातों को लेकर हुआ, कारण जरूर ध्यान रखना है। स्थानों को आप जरा देख लेना,
ये शब्द जरूर ध्यान रखना। स्थविर कौन कहलाए, विभज्यवादी या थेरवादी, है ना, महासांगिक और सर्वस्तिवादी कौन थे, और ये इन लोगों का क्या मत था, आगे चल के ये हीन यानी कहलाए, है ना। ये सारी बातों का हमको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ से मुझे ये लगता है कि ये परिणाम और कारण से सवाल आगे आने वाला है। अब से पहले सवाल कहाँ से आता था, ये फैक्चुअल सवाल बनता था कि समय पूछते थे, संरक्षक पूछते थे, स्थान पूछते थे, अध्यक्षता किसने की ये पूछते थे, और ये तो नहीं पूछा गया आज तक कुल भिक्षु कितने थे। लेकिन आज से बाद में हो सकता है इस प्रकार का कोई फैक्चुअल एक सवाल डाल दें या चार कथन देंगे, उसमें से एक कथन ये डाल दें, लेकिन फिर भी ऐसे कथन डालने की संभावना कम है। सवाल बनेगा तो यहाँ से बनेगा, है ना, चारों बौद्ध संगीतियों के संरक्षक पूछ लेंगे या स्थान पूछ लेंगे या अध्यक्ष पूछ लेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये सवाल नहीं बना तो सवाल बनेगा कारण और परिणामों से लेकर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो प्रश्नों का जवाब दे पाएगा, अन्यथा सबके जो है ये सवाल गलत होगा, फिर सही ढंग से नहीं पढ़ा तो, है ना। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ से रट्टा मार के चले जाते हैं, यहाँ तक स्टूडेंटों की पहुँच नहीं बन पाती। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ बौद्ध संघ की सॉरी तृतीय बौद्ध संगीति पे आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और हम सॉरी तृतीय बौद्ध संगीति को पढ़ते हैं हम, है ना। तो चलिए तृतीय बौद्ध संगीति की ओर हम रुख करते हैं। बड़ा ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्लास है ये पूरी। इसमें बौद्ध संगीति को हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तीनों बौद्ध संगीतियों को हम आज पढ़ लेंगे। पहली बौद्ध संगीति हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, तो इस प्रकार से बौद्ध संगीति वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। और अगली क्लास में हम या तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ लेंगे या बौद्ध धर्म का साहित्य पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों हेडिंग डाल दीजिए तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो अब देखिए कारण क्या था। सबसे पहले मैं इसका कारण लिखूं, कारण। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का कारण क्या था। तो विद्यार्थियों सीधी सी बात है, इसका एक कारण बड़ा महत्वपूर्ण था कि इसमें बौद्ध संघ में ऐसे भिक्षु प्रवेश कर गए थे जिनका उपसंपदा संस्कार भी नहीं हुआ था, और जिसकी वजह से वो लोग इतना गंदा आचरण करने लगे थे कि बौद्ध संघ पूरा एकदम पथभ्रष्ट सा नजर आ रहा था, बिखरा हुआ नजर आ रहा था। तो उसको पुनः संगठित करने के लिए बौद्ध संघ का आयोजन तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जैसा कि हमने देखा द्वितीय बौद्ध संगीति में जो महासांगिक थे, जो विनय के नियमों में परिवर्तन चाहते थे, वो इतने उदार नियम लेकर आए परिवर्तन के चलते कि उसमें आम आदमी बौद्ध संघ में प्रवेश कर गया जिनका उपसंपदा संस्कार भी नहीं हुआ था। जैसा कि हमने देखा उपसंपदा संस्कार के लिए किस प्रकार की नियमावली तय कर रखी थी, है ना। बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, 8-10 साल तक पालन करना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसका जो है उपसंपदा संस्कार होता और वो बौद्ध संघ का सदस्य बन पाता था। लेकिन वो संस्कार हुए बिना, उपसंपदा संस्कार हुए बिना ही और लोगों को जो है बौद्ध संघ में सदस्यता दे दी गई, तो उन लोगों का आचरण ठीक था ही नहीं। इस वजह से पूरे बौद्ध संघ का आचरण खराब हो गया था। तो ये बढ़े हुए गलत आचरण को ठीक करने के लिए और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है मोगालीपुत्र शिष्य के नेतृत्व में किया गया, जिसका संरक्षण देने का काम जो किया वो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था ना, अशोक महान ने किया था। ठीक है, और ये जो संगीति आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई थी, है ना। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई थी, अशोक के समय में ये आयोजित हुई थी, है ना। इसमें लगभग अशोक का जो राज्याभिषेक का समय था उसके 17 साल बाद यह संगीति आयोजित हुई थी। तो उस हिसाब से इस बौद्ध संगीति का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 251 BC, है ना, 251 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप समझ गए होंगे कि इसका कारण क्या था। कारण को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ और फिर हम कहाँ हुई, स्थान लिखेंगे, समय लिखेंगे, संरक्षक लिखेंगे, प्रत्यक्ष लिखेंगे और फिर इसके परिणाम लिखेंगे। परिणाम के रूप में मैं आपको बोल के बता दूं, फिर हम एक साथ लिखने का काम कर लेंगे। परिणाम में ये हुआ कि मोगलीपुत्र ने करीब 60,000 भिक्षुओं को बौद्ध संघ से निष्कासित कर दिया।
क्योंकि उनका आचरण खराब था, उनके उपसमता संस्कार नहीं हुए थे, एकदम बहुत गंदे आचरण हो गए थे। तो 60,000 भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया। दूसरा ये था कि सॉरी, अशोक ने भी और राजाज्ञाएं जारी करके और बौद्ध संघ में जो फूट पड़ी हुई थी उसको रोकने का प्रयास किया, जिसके तहत उसने कौशाम्बी और जो है सारनाथ, सांची के अभिलेखों के माध्यम से राजाज्ञाएं जारी की। ठीक है। इसके अलावा जो है अशोक ने विदेशों में और धर्म प्रचारक भेजे, है ना। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिसके तहत जो है हमारा बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। और तीसरा जो परिणाम निकल के आया वो ये था कि मोगलीपुत्र के नेतृत्व में, और जो तीसरा पिटक था ना, दो पिटक तो प्रथम बौद्ध संगीति में संकलित कर लिए गए थे, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, और अभिधम्म पिटक का संकलन इस बौद्ध संगीति में कंप्लीट हुआ। और जो अभिधम्म पिटक का एक भाग है कथावत्थु, उसका जो रचना का काम किया वो मोगलीपुत्र तिस्य ने ही किया था। ठीक है। तो ये सारी बात इसमें हम लिख देंगे। ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको तृतीय बौद्ध संगीति की बोल के सुनाई। अब मैं एक साथ इसको लिख देता हूँ, फिर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की ओर गमन करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों पूरी कहानी आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, और जिस प्रकार से मैं एक बार पूरी कहानी को बोल के सुना देता हूँ बढ़िया तरीके से, और फिर उसको पूरा लिख देता हूँ बोर्ड पे, इससे बेहतर और आपके लिए क्या ही हो सकता है, या इससे बेहतर कोई टीचिंग मेथड और क्या हो सकता है। मैंने देखा है कुछ लोग आते हैं और बिना समझाए बोर्ड पे लिख के चले जाते हैं, या कुछ लोग आते हैं पीपीटी लेकर आएंगे, बोर्ड पे उसको पढ़ा और चले जाएंगे। इस प्रकार से यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को मैंने देखा है इसी प्रकार से चल रहे हैं, हजारों की संख्या में उन पर व्यूज़ भी आते हैं। स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं कि हमने एक ही दिन में और 5 टॉपिक तैयार कर लिए। अरे भाई 5 टॉपिक पढ़ तो लिए, देखे तो हैं, लेकिन याद कितना रख पाए हो आप? याद कुछ नहीं रहता इतने फास्ट उसमें रिवीजन जब आप करते हैं तो, है ना। तो चलो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। कारण हम सबसे पहले लिखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का। तो कारण में हम लिखेंगे कि दूसरी बौद्ध संगीति के बाद, दूसरी बौद्ध संगीति के बाद विनय के 10 नियमों को उदार बनाने के कारण बौद्ध संघ में अनेक ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश हुआ। मैंने भिक्षु नहीं लिखा, यहाँ पे व्यक्ति लिखा है, क्योंकि भिक्षु तो वास्तव में वो होता है जो उन नियमों का पालन करे, है ना। ये सीधे व्यक्ति थे। कुछ लोग यहाँ पे भी भिक्षु लिख देते हैं। जब भिक्षु ही था वो, तो फिर वो गलत आचरण नहीं करेगा, है ना। भिक्षु तभी कहलाएगा जब वो सही तरीके का आचरण कर रहा है, अन्यथा वो सामान्य व्यक्ति है। भिक्षु क्यों है ना। कई जो है किताब वाले, कई अच्छे अच्छे कोचिंग वाले, वो बस इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते और कुछ भी लिखते जाते हैं ना, भिक्षु लिख देते हैं यहाँ पे। जबकि देखो एग्जाम में तो नहीं आएगा इस प्रकार सवाल कि भिक्षु था या व्यक्ति था, है ना। लेकिन एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। इतिहास पढ़ने का मतलब केवल एग्जाम पास करना नहीं है ना, कि हम केवल एग्जाम पास करने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। एग्जाम तो चंद लोग पास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को और गवर्नमेंट भी जॉब नहीं दे सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतिहास नहीं पढ़े। इतिहास पढ़ने का मतलब यही है कि हम इतिहास पढ़कर जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जीने की कला विकसित करते हैं, वो कला विकसित कभी नहीं हो पाएगी यदि हम इतिहास नहीं पढ़े, है ना। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। चलो, अनेक ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश हुआ जिनका उपसंपदा
संस्कार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इस कारण, इस कारण बौद्ध संघ में, इस कारण बौद्ध संघ में गलत आचरण बढ़ रहे थे, गलत आचरण बढ़ गए थे, बढ़ गए थे। अतः, अतः इस बढ़ते गलत आचरण को, बढ़ते गलत आचरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए यह संगीति आयोजित की गई, यह संगीति आयोजित की गई, यह संगीति आयोजित की गई। ठीक है, गलत आचरण को रोकने के लिए यह संगीति आयोजित की गई। देखिए विद्यार्थियों, प्रथम सॉरी प्रथम जो बौद्ध संगीति थी, प्रथम दो, पहली और दूसरी, उनकी जानकारी तो हमें चुल्लवग्ग नामक एक ग्रंथ है जिनसे मिल जाती है, लेकिन इस बौद्ध संगीति का उल्लेख चुल्लवग्ग में नहीं मिलता है ना। और ना ही सिंगली अनुश्रुति जो श्रीलंका का साहित्य है उसमें भी तृतीय बौद्ध संगीति का जिक्र नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है? जो सॉरी सिंगली अनुश्रुति से तो इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन सिंगली जो साहित्य है उससे तो इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन चुल्लवग्ग से नहीं मिलता, और अशोक के अभिलेखों से भी इसकी जानकारी नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी इस संगीति की जानकारी, इस संगीति की जानकारी न तो चुल्लवग्ग में ना, चुल्लवग्ग से प्रथम दोनों की जानकारी मिलती है, दोनों सॉरी प्रथम दोनों संगीति जो हुई थी ना, प्रथम दोनों संगीति की जानकारी मिलती है ना, की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रथम दोनों संगीतियों की जानकारी चुल्लवग्ग से मिलती है, लेकिन इस संगीत की जानकारी चुल्लवग्ग से नहीं मिलती। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस संगीति की जानकारी न तो चुल्लवग्ग से, न तो चुल्लवग्ग से और न अशोक के, और न अशोक के अभिलेखों से मिलती है, और न अशोक के अभिलेखों से मिलती है, और न अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, तो किससे मिलती है? इसकी जानकारी, इसकी जानकारी जो हमारा सिंगली साहित्य है, सिंगली साहित्य जिसमें हमारे आ जाएंगे दीपवंश और महावंश, है ना, दीपवंश, महावंश, ठीक है, से मिलती है ना, से मिलती है, दीपवंश और महावंश से मिलती है। ठीक है, इसमें महावंश में लिखा है कि अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष जो है 1000 भिक्षुओं के नेतृत्व में और बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सॉरी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, महावंश क्या कहता है? महावंश, महावंश ये कहता है कि अशोक के राज्याभिषेक, अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष बाद, है ना, 17वें वर्ष बाद 1000 भिक्षुओं
के सॉरी 1000 भिक्षुओं के नेतृत्व में 1000 भिक्षुओं के नेतृत्व में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 1000 भिक्षुओं के नेतृत्व में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये बात हमको मिलती है महावंश में, है ना। इसके अलावा एक सामंतपासदिका एक ग्रंथ है, सामंतपासदिका बुद्ध घोष की टीका है। बुद्ध घोष ने जो है सुत्त पिटक के ऊपर टीका लिखी थी, उससे भी हमको जो है इस वंश के इस संगीति की जानकारी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सामंतपासदिका। ठीक है, सामंतपासदिका। तो सामंतपासदिका क्या है, ये बुद्ध घोष ने और सुत्त पिटक के ऊपर टीका लिखी है। ठीक है, बुद्ध घोष ने, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुद्ध घोष एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं। पढ़ेंगे हम बुद्ध घोष के बारे में। बुद्ध घोष द्वारा सुत्त पिटक पर की गई टीका, है ना। सामंतपासदिका बुद्ध घोष द्वारा सुत्त पिटक पर की गई टीका है, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। और एक कथावस्तु जो इस बौद्ध संगीति में ही उसकी रचना की जाएगी, है ना। कथा वस्तु या कथावत्थु, इस प्रकार से इसका नाम मिलता है ना, आप ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये मोगलीपुत्र तिष्य ने इसकी रचना की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने, है ना, मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा रचित। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा रचित है ये। और इसमें भी हमको तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। तृतीय बौद्ध संगीति में ही इसकी रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक के एक भाग के रूप में कथावत्थु को जाना जाता है ना। और अभिधम्म पिटक का संकलन इसी बौद्ध संगीति में किया गया था मोगलीपुत्र तिष्य के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये था एक बेसिक परिचय, है ना। कारण लिखा और कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, हमने ये लिखा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं विद्यार्थियों, और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि यह कहाँ आयोजित हुई, किसका संरक्षण मिला, कौन ने इसकी अध्यक्षता की और क्या इसके परिणाम रहे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा और बढ़िया तरीके से आप उतार ही रहे होंगे, पूरे मैटर को मेरे साथ साथ में उतार ही रहे होंगे। और विद्यार्थियों, दिवाली की छुट्टियों में आपने बढ़िया से रिवीजन किया होगा, ऐसी मुझे आशा है। और आप बढ़िया रिजल्ट मुझे देंगे, ये भी मुझे आशा है, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको जो है हर किसी कोचिंग में देखने को नहीं मिला होगा। जिस प्रकार का टीचिंग मेथड मेरा रहा है, किसी भी विद्यार्थी ने आज तक कोई कमी नहीं निकाली कि सर आप में ये कमी है, वो कमी है। तो ये कमी नहीं निकालना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस टीचिंग मेथड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपने कभी मुझे कोई एडवाइस नहीं दी। एक आधा बार ज़रूर आई थी कि सर आप लिखते हैं तो साइड में हो जाया करिए ताकि हम भी लिख सकें। तो उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आप भी लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होता है जब मैं सामने आ जाता हूँ। एक बात आपने कही थी कि सर आप जो है ऐसे पेन का इस्तेमाल ना करें जो थोड़ा कम दिखाई दे, तो मैं ब्लैक और रेड ही इस्तेमाल करता हूँ, अन्य कलर के पेनों का इस्तेमाल नहीं करता, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो ना। ये पहले एडवाइस दी गई थी। इसके अलावा टीचिंग मेथड को लेकर आपकी कोई ऐसी एडवाइस नहीं आई कि आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, तरीके से नहीं समझा रहे, सही नहीं बोलते, शुद्ध नहीं बोलते,
या गलतियां करते हैं, इस प्रकार की कोई कमी मेरे को आप लोगों ने बताई नहीं, तो उस आधार पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है टीचिंग मेथड मेरा पसंद आया है। ठीक है, चलो खैर, और यदि नहीं आया हो, कोई कमी हो, तो बिना झिझके आप जो है कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप में और सुधार करूँगा। ठीक है, तो चलो हम इसका लिखते हैं कि ये कहाँ हुई थी, है ना, कहाँ हुई, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, अशोकाराम विहार में हुई। ठीक है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई। संरक्षण किसका मिला? सॉरी, संरक्षण, तो संरक्षण में तो आपको अशोक महान लिख ही देना है, अशोक महान, है ना। अशोक मौर्य लिख देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, अशोक मौर्य, है ना। और समय हम लिखें, समय, तो समय आ जाएगा हमारा करीब जो है 251 BC, है ना। कहीं पे आपको 250 में मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा लोड मत लेना। यहाँ से सवाल जो है प्राचीन भारत से सन को लेकर सवाल बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, स्थान, स्थान, हाँ स्थान हमने नहीं लिखा। अच्छा, स्थान तो लिख दिया ना, हाँ, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ था, तो स्थान लिखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्षता लिख देते हैं कि अध्यक्षता किसने की, है ना। अध्यक्षता, अध्यक्षता जो की वो की थी मोगालीपुत्र किसने की थी, है ना। मोगालीपुत्र शिष्य ने की थी। अच्छा, ये ठीक ऐसे ही आएगा, तय आएगा, मोगालीपुत्र शिष्य ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता मोगालीपुत्र शिष्य ने की थी। तो ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, ये कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, वैसे तो आपको ध्यान ही रह जाएगा ना। मौर्य वंश का शासक था अशोक मौर्य। परिणाम क्या रहा, परिणाम के बारे में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, परिणाम, है ना। परिणाम में सबसे बड़ा तो हम लिखेंगे कि अभिधम्म पिटक का जो है यहाँ पे संकलन किया गया था। ठीक है, पहला परिणाम लिखेंगे कि अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र के नेतृत्व में किया गया, है ना। मोगली, ओहो, मोगाली लिख दिया मैंने वहां पे। ठीक है, कहीं पर आपको मोगली मिल सकता है, मोगाली मिल सकता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। मोगाली पुत्र शिष्य, है ना, शिष्य के नेतृत्व में, है ना। अभिधम्म पिटक का संकलन मोगालीपुत्र शिष्य के नेतृत्व में किया गया, किया गया। हाँ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इधर इधर हम बात कर लेंगे। हाँ, एक बात तो ये हो गया। अभिधम्म पिटक के भाग के रूप में कथावस्तु की रचना की, वो हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में लिखे चुके हैं, फिर से मैं नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ कि कथावस्तु, कथावस्तु अभिधम्म पिटक का भाग है, अभिधम्म पिटक का भाग है। ठीक है, अभिधम्म पिटक का भाग है, पहली बात। दूसरा परिणाम क्या रहा, ये पहला परिणाम हो गया ना। दूसरा परिणाम रहा कि 60,000 भिक्षुओं को, 60,000 भिक्षुओं को, जो मतलब भिक्षु के रूप में सामान्य व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पे हमने भिक्षु इसलिए लिखा क्योंकि वो भिक्षु का वेश धारण कर चुके थे, भिक्षु के भेष में बहरूपीय थे वो एक तरीके से, है ना, तो उनको बाहर निकाल दिया। 60,000 भिक्षुओं को सॉरी, भिक्षुओं को मोगलीपुत्र शिष्य ने, या मोगालीपुत्र शिष्य ने बौद्ध संघ से बाहर निकाला,
बौद्ध संघ से बाहर निकाला। ठीक है, बौद्ध संघ से बाहर निकाला। ठीक है, सॉरी। तीसरा, और क्या किया? बौद्ध संघ में फूट को रोकने हेतु, है ना, बौद्ध, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बौद्ध संघ में फूट को रोकने हेतु, बौद्ध संघ में फूट को रोकने हेतु अशोक ने सारनाथ, सांची व कौशाम्बी, सारनाथ, सांची व कौशाम्बी शिलालेखों के माध्यम से, कौशाम्बी शिलालेखों के माध्यम से, और जो है राजाज्ञाएं यहाँ पे जारी की थी। ठीक है, अशोक ने सारनाथ, सांची व कौशाम्बी शिलालेखों के माध्यम से राजाज्ञाएं जारी की, है ना, राजाज्ञाएं जारी की। ठीक है, राजाज्ञाएं जो है जारी की। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। शिलालेखों की जगह अभिलेख हम लिखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से ये जो है राजाज्ञाएं जारी की। वैसे जब हम अशोक मौर्य पढ़ेंगे तब मैं इसमें बताऊंगा शिलालेख और स्तंभ लेख में क्या अंतर था, पूरी बात हम करेंगे ना, अभिलेख और शिलालेख में पूरा। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इसने धर्म प्रचारक भेजे थे, जिसकी वजह से बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। ये बात भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि अशोक ने ये कौन कौन भेजे थे, ये सब बात हम करेंगे। वहाँ पे किसको कहाँ भेजा था ये सब बताएंगे हम, है ना। अपने पुत्र को भी भेजा था महेंद्र, और अपनी पुत्री संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका भेजा था अशोक ने सॉरी, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक विदेशों में भेजे, जिसके चलते बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसके चलते बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। तो ये था विद्यार्थियों तृतीय बौद्ध संगीति का जो परिणाम था, वो हमें इस रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं बता दूं, तृतीय बौद्ध संगीति जो है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में और पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ था, लगभग 251 BC में, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिष्य ने की थी। और ये जो थे मोगालीपुत्र तिष्य और अशोक दोनों ही स्थाविर थे, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डालकर, है ना, अशोक व मोगाली, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, मोगालीपुत्र तिष्य। ठीक है, अशोक व मोगालीपुत्र तिष्य दोनों स्थाविर थे। ठीक है, स्थाविर थे, है ना, स्थाविर थे। ठीक है, तो मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसके परिणाम में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। मोगलीपुत्र तिष्य ने कथावस्तु की रचना की। अशोक ने बौद्ध संघ में फूट रोकने के लिए राजाज्ञाएं जारी की, जिसमें जो है सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के अभिलेख के माध्यम से ये राजाज्ञाएं जारी की गई थी। विदेशों में प्रचारक भेजे, है ना, ये सारी बात थी। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये हमारी तृतीय बौद्ध संगीति भी यहाँ पे पूरी होती है। अब हम आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के ऊपर, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो बौद्ध संघ को संगठित करने का
और आखिरी प्रयास था जो कि असफल रहा और बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान के रूप में। ठीक है, तो ये सारी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति पर। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार करें विद्यार्थियों, और जो है इसको बार बार जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको मुख्य ज़बान याद हो जाएंगी, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या बौद्ध संगीति में नहीं आएगी। बौद्ध संगीति का कोई भी टॉपिक हो, उसको तैयार करने का एक ही तरीका है, बढ़िया से उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको बार बार पढ़ दो और उसके पिछले साल के पेपर हल करो। पेपर हल करने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज हल करो और फिर आपका टॉपिक तैयार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आ गए चतुर्थ बौद्ध संगीति पर, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का कारण यही था, बौद्ध धर्म को संगठित करने का आखिरी प्रयास था। और सॉरी, आयोजन जो हुआ इसका करीब 72 ईस्वी में इसका आयोजन कुछ जगह बताया जाता है, कहीं पर 70-80 ईस्वी के बीच में बताया जाता है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 70-80 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसको जो संरक्षण दिया था वो दिया था कुषाण शासक कनिष्क ने। और इसका जो आयोजन स्थल था वो था कश्मीर के कुंडल वन में, है ना, कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसमें उपाध्यक्ष भी रहे थे। उपाध्यक्ष के रूप में इसमें सॉरी, उपाध्यक्ष के रूप में जो इसमें रहे वो रहे थे अश्वघोष, जो कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। और इस संगीति में जो है करीब 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, और महासांघिक जो थे उनका इसमें प्रभाव था, यानी कि महासांघिक इसमें अधिक थे। ठीक है, परिणाम क्या रहा कि बौद्ध संघ जो है उसका विभाजन हो गया, दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। दूसरा, इस संगीति में वसुमित्र ने एक ग्रंथ की रचना की, विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परिणाम इसमें थे नहीं, संस्कृत भाषा को इसमें मान्यता दे दी गई, ये इसके परिणाम थे। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक बात को, और हम जो है इस टॉपिक को और आज की क्लास को पूरा करते हैं। ठीक है, तो कारण लिखेंगे हम। कारण, कारण में क्या लिखेंगे कि बौद्ध संघ को संगठित करने का आखिरी प्रयास। ठीक है, कारण क्या था कि बौद्ध संघ को संगठित करना, बौद्ध संघ को संगठित करने हेतु, है ना, बौद्ध संघ को संगठित करने हेतु। और ये क्या क्या था, आखिरी प्रयास था, आखिरी प्रयास था। ठीक है, एक बात कहाँ हुई थी, है ना, आयोजित कहाँ हुई, तो हम लिखेंगे कि कहाँ आयोजित हुई, तो इसमें हम लिखेंगे कश्मीर के कुंडल वन में, है ना, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। ठीक है, और संरक्षण किसने दिया इसको, संरक्षण जो दिया वो दिया कुषाण शासक कनिष्क ने, है ना, कुषाण शासक कनिष्क ने इसको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, कनिष्क। और अध्यक्षता जो की अध्यक्षता जो की वो की वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र ने की अध्यक्षता, वसुमित्र ने की। और उपाध्यक्ष भी इसमें रहे थे, उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष भी रहे थे। मेरे को तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखना नहीं आ रहा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ उपाध्यक्ष। ठीक है, आप लिख देना अपने स्तर पे, मेरे को भी दिमाग से निकल गया है। उपाध्यक्ष का इसमें हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक है, सॉरी, उपाध्यक्ष विश्वामित्र थोड़ी था,
देखो निकल गया है माइंड से, उपाध्यक्ष कौन था? विश्वामित्र नहीं था। विद्यार्थी निकल गया है दिमाग से। चलो अभी लिखते हैं हम उपाध्यक्ष को। संस्कृत का विद्वान था, है ना, संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने जो है इसकी उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था इसमें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि वसुमित्र को बनाया जाना चाहिए, और कुछ लोग जो है विश्वामित्र नहीं था इसमें, नागार्जुन, नागार्जुन थे सॉरी, अश्वघोष थे, सॉरी अश्वघोष थे, अब जाके याद आए, है ना, अश्वघोष। ठीक है, कुछ लोग तो जो है वसुमित्र को बनाना चाहते थे, और कुछ लोग जो है इसमें अश्वघोष को बनाना चाहते थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे? अश्वघोष को बनाना चाहते थे। ठीक है, बिल्कुल, इतनी बार पढ़ा है कि दिमाग से निकलता है तो ऐसे निकलता है ना, कुछ भी एकदम आइडिया नहीं रह पाता। चलो, तो उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया। ठीक है, तो ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब परिणाम क्या रहे देखो, परिणाम अच्छा, इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, ये भी हम लिख देते हैं कि 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। ठीक है, 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परिणाम क्या रहा देखो, परिणाम सॉरी, परिणाम को मैं यहाँ पे लिखूं, परिणाम, तो परिणाम में सबसे पहला